नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज, जहां एक तरफ यातायात की बेहतरीन सुविधा के साधन हैं, वहीं इसी माध्यम को इस्तेमाल करके कई अपराध भी अंजाम दिए जाते हैं। हमारी आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 24 पर होने वाली चोरियों की घटनाओं से शुरू तो हुई, लेकिन घटना प्रतिघटना में उलझकर एक ऐसा सवाल छोड़ गई कि क्या अपराधी किसी भी सुविधा या सेवा को अपराध का माध्यम बना सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर नहीं आता है, माता जी से कर लो चैट, आज जगराता है। मम्मी, ये हार देखो कैसा लग रहा है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, और जब तुम पिंक लहंगा पहनोगी ना तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए और हार खरीदा है, वो उस वाले पैकेट में रखा हुआ है। अरे अरे पप्पू बेटा, क्या कर रहे हो हैं? इतनी जल्दी किस बात की तुमको बताओ। चीनी का मतलब जानते हो? शुगर। कम हुआ तो मुसीबत, और ज्यादा हुआ तो भी मुसीबत। हाँ, क्या समझे? सही भैया जी, एकदम सही। शिल्पी, शिल्पी बेटा देखिए तो, शिल्पी को चक्कर आ रहे हैं। देखिए शिल्पी को कुछ हो रहा है। शिल्पी, अरे सुनिए ना, शिल्पी को कुछ हो रहा है। जी नहीं, बैग तो एक भी नहीं मिला गाड़ी में। हमारी जीवन भर की कमाई उस बैग में थी, अगर वो हमें नहीं मिला तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब शांत हो जाइए, पहले मुझे शुरू से ये बताइए कि हुआ क्या था। हम लोग अपनी बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में सर थोड़ा सा भारी लगने लगा था, और फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब अचानक हम बेहोश हो गए। आपने रास्ते में कहीं कुछ खाया या पिया था? हाँ, हम लोग ने नित्य भंडारा में खाना खाया था। नित्य भंडारा? सर, ये योगेश शर्मा है। याद है, ये हमें NH24 पे मिला था। 3 अप्रैल को जब ये अपनी बाइकिंग ट्रिप से वापस आ रहा था तो इसे अचानक ब्लैकआउट हो गया और इसका एक्सीडेंट हो गया, और जब इसे होश आया तो इसका मोबाइल, घड़ी, वॉलेट सब कुछ चोरी हो चुका था। सर, इसने भी नित्य भंडारा में ही खाना खाया था। तब हमें लगा कि ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से बेहोश हो गया होगा, और चोरों ने मौके का फ़ायदा उठा के सब कुछ चुरा लिया, और तब हमारे पास नित्य भंडारा का कोई लिंक भी नहीं था। तरुण, अगर एक आध आदमी के साथ ऐसी कोई घटना होती तो बाई चांस हो सकती थी, लेकिन 3 लोग, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इन सारी लूट और इस भंडारे में। भंडारे के बारे में पता लगाओ। सर, इस भंडारा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये भंडारा पिछले 10 साल से एक ही परिवार चला रहा है, और कोई पद्मा नाम की औरत है जो इसे देख रही है। करीब 10 साल पहले नवरात्र के वक्त इस पद्मा के पति का एक्सीडेंट हो गया था। तब इसने मन्नत मांगी थी कि इसके पति अगर जल्दी से ठीक हो गए तो ये हर रोज भंडारा चलाएगी, और तब से अब तक ये भंडारा चल ही रहा है। तरुण, 10 सालों तक इतने सारे लोगों के लिए भंडारा करना कोई आसान काम नहीं है। काफी अमीर फैमिली लगती है। जी सर, और ये भंडारा काफी फेमस भी है। ये मिसाल है आजकल के लोगों के लिए कि कैसे एक पत्नी अपने पति के प्यार और लंबी उम्र के लिए दिन रात मेहनत कर सकती है। अरे, आप जा रहे हैं? हाँ मैडम, पुलिस वाले आए। सर, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। इन चोरियों से हमारे भंडारे का कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। सर, हम खानदानी अमीर हैं, हमें ऐसा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईमानदारी से लोगों को खाना खिलाते हैं और पुण्य कमाते हैं। लेकिन जिन सभी लोगों के साथ लूट की वारदात हुई है, उन सभी ने आपके इस भंडारे में खाना खाया था, और उनकी ब्लड रिपोर्ट ये साबित करती है कि उनके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि नशीली दवाई किसी और ने खाने में मिलाई हो। रोज सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पर, अब किसकी नीयत कैसी है क्या पता लगता है, कोई भी हो सकता है। आपके भंडारे में खाना बनाने वाले भी हो सकते हैं,
क्योंकि ना तो वो आपकी तरह खानदानी रईस हैं और शायद इतने अच्छे दिल वाले भी नहीं हैं। सर लेकिन खाना मेरा बेटा बनाता है, आकाश, और उसे किसी चीज की क्या कमी हो सकती है जो ये सब करेगा? कहाँ है आकाश? बुलाइए। वो आज सुबह से दिख नहीं रहा। वो रोज सुबह 5 बजे घर से चला जाता है भंडारे का सामान अरेंज करने, फिर बाद में मैं भी जाके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन आज जब मैं आई तो वो था नहीं। सारा काम आधा अधूरा पड़ा था। आज का खाना मैंने और पप्पू ने बनाया। मैंने उसे ढूंढा, उसके नंबर पे भी कॉल किया, पर उसका फोन अनरीचेबल जा रहा था। बस आता ही होगा, किसी काम में फंस गया होगा। कई बार सप्लायर्स डिलीवरी लेट कर देते हैं तो खुद ही जाना पड़ता है उसको। कमाल है। पहले जो लोग आपके भंडारे में खाना खाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उनके साथ लूट की वारदात होती है, और अब आपका बेटा आकाश जो कि भंडारे में खाना बनाता है वही गायब है। गायब नहीं हुआ, आ जाएगा। अब मैंने कहा ना किसी काम में फंस गया होगा। मम्मी, पापा, क्या हुआ? कोई है? क्या हुआ बानी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शक की पगडंडी को टटोलते हुए पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस नित्य भंडारा को चलाने वाले परिवार तक पहुंच गई। निश्चल, निस्वार्थ ये परिवार पूरी श्रद्धा के साथ इस भंडारे को चला रहा था, लेकिन आकाश की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। भंडारा में खाना खाने के बाद जिस परिवार का सामान लूटा गया था, क्या आकाश की मौत में उनका कोई हाथ था? क्या ये सारा किया धरा आकाश का था, जिसने पकड़े जाने के डर से अपनी जान दे दी? या फिर उन शातिरों का खेल था जो अब समझ चुके थे कि उनका राज पुलिस के सामने खुलने वाला है और उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया? या फिर ये किसी अंदरूनी साजिश की चिंगारी थी जो अब शोला बनकर फट पड़ी थी? सिर्फ लूटपाट का दिखने वाला यह केस आकाश की मौत से एक संगीन मोड़ पर आ गया था। आखिर हाईवे पर होने वाली इन चोरियों की सच्चाई क्या थी? क्या हकीकत में भंडारे से जुड़े लोगों का इससे कोई लेना देना था? आकाश की अचानक हुई मौत के पीछे आखिर कौन से राज दफन थे? पद्मा, संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें आज तक मेरी फिक्र थी ही कब? और आकाश के जिंदा रहते भी तुमने कभी उसकी परवाह ही कहाँ की? जाओ यहां से, मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आकाश की मौत 13 मई को सुबह 5 और 6 के बीच हुई थी। मौत सर पे वार की वजह से ही हुई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश को पता चल गया था कि इन चोरियों के पीछे कौन है और इसलिए उसे मार दिया गया ताकि ये सच्चाई बाहर ना आ सके? चोरी के माल का कोई क्लू मिला? सर अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन सारे ज्वेलर्स को अलर्ट कर दिया है। अगर कोई ज्वेलरी बेचने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। गुड। तरुण, एक बात और गौर की, आकाश का खून स्टोर रूम में हुआ था। इसका मतलब जिसने भी ये किया है उसकी पहुंच भंडारे के अंदर तक थी, वो भी आराम से। राइट सर, भंडारे के स्टोर रूम में बिना रोक टोक सिर्फ वही जा सकता है जो अंदर काम करता हो। कहीं आकाश के मर्डर के पीछे वहाँ काम करने वाले पप्पू का हाथ तो नहीं? साहब, माता रानी की कसम खा के कहता हूँ साहब, आकाश भैया तो मेरे बड़े भैया जैसे थे। वो हमारे लिए सब कुछ थे साहब। भैया जी, भारी ब्लंडर हो गया। क्या हुआ? नमक ज्यादा गिर गया। अब मम्मी जी तो नौकरी के साथ साथ हमारी जान भी ले लेगी। अरे पप्पू बेटा, काहे छोटी छोटी बात पे फफल जाते हो तुम? रुको, अभी देखो जादू। ये देखो, 1, ये 2, हाँ, इसको 15 मिनट तक रखो, है? सारा नमक सोख लेगा और फिर निकाल लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया जी, आपने तो मेरी नौकरी बचा ली, धन्यवाद। अरे हमारा उपकार मानना छोड़ो, काम में ध्यान दो। है और तो और उस सवेरे हम वहाँ थे भी नहीं। उस दिन हम भंडारे में वहाँ लेट से पहुंचे थे। तो और कौन मार सकता है आकाश को? साहब, आकाश भैया इतने बड़े आदमी थे कि इनको कोई कैसे मार सकता है। बस यही सोच सोच के हमारा तो कलेजा फटा जा रहा था। ये ले आकाश, पालक। आकाश,
क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तो फिर कितना तेज बुखार है तुझे? आकाश मुझे बताया क्यों नहीं? और क्या जरूरत थी यहाँ आने की आज? हाँ माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ला मुझे दे, छोड़िए सब। मैंने कहा ना, माँ। छोड़िए सब। तू घर जाके आराम कर, मैं यहाँ पे काम खत्म करके वहीं आती हूँ। नहीं माँ आप जाओ, मैं सब देख लूंगा। बहुत जिद्दी है तू, हमेशा अपनी बात मनवाता है मेरा बच्चा। ये क्या हो रहा था यहाँ? तुम यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसी जगह पे तुम्हारा भाई और तुम? मार तो तुमने आकाश को बहुत पहले ही दिया था। अब क्या खून के आंसू बहा रही हो? और वैसे भी इतने सालों से मैं भी मरी रही हूँ। तो सभी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया तो दो बातें पता चली। पहली ये कि पप्पू सच बोल रहा, उस दिन वो भंडारे में काफी लेट पहुंचा था। और दूसरी बात ये कि जब हमने आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, पता चला कि वो एक नंबर पे बहुत ज्यादा बात करता था। वो नंबर किसी सीमा शुक्ला के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ये उसकी फोटो है जो हमें टेलीफोन कंपनी ने भेजी है। जी मैंने कभी नहीं देखा इस लड़की को। आकाश कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करता था। भंडारे का रसोइया होने की वजह से उसने कसम खाई थी कि वो मांसाहारी खाना, शराब और लड़की, इन सब चीजों से दूर रहेगा। लेकिन आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। उनके हिसाब से वो लगातार इस लड़की के टच में था। मैं नहीं मानती। इसे जानती है? हाँ सर, ये सीमा है और हमारे यहाँ पीजी में रहती है। उसे यहाँ कोई मिलने आता था या उसका किसी के साथ कोई चक्कर? कुछ टाइम पहले की बात है। मैंने रात में किसी लड़के को उसके साथ उसके कमरे में जाते हुए देखा था और अगली सुबह जैसे मैं पूछने गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बारे में और कोई संदेहास्पद चीज? हाँ सर, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? हाँ सर। इसकी शादी हो चुकी है? सर मैंने पूछा था पर उसने जवाब नहीं दिया, बात को टाल दिया। ये सीमा इस वक्त कहाँ है? ये तो मैं भी नहीं जानती। आज सुबह से वो मुझे नहीं दिखी। मैं उसे फोन कर रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो घर आया, उसका फोन आया, हमें इत्तला कर दीजिएगा। जी सर। उस समय तो बहुत सुना रही थी तुम, अब क्या हुआ? नजरें ऊपर भी नहीं हो रही है? देख लिया अपने सपूत की हरकतें? बड़ा साधु बना फिरता था। सर एक शॉकिंग न्यूज़ है, सीमा मिसिंग है। हम उसके घर से होके आ रहे हैं। उसके मकान मालिक का कहना है कि उसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो कल रात से घर भी वापस नहीं आई है। तरुण, पहले आकाश का खून हुआ और जब उसका लिंक सीमा से जुड़ा तो सीमा गायब हो गई। केस उलझता जा रहा है। सर एक बात तो पक्की है, इन दोनों के बीच ताल्लुकात तो थे। अब आकाश की मौत में उसका हाथ है या नहीं, ये पता लगाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, भंडारे के आसपास पूछताछ करता हूँ। शायद सीमा को किसी ने वहाँ देखा हो। तुमने सीमा का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया? जी सर, उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिल गई। मरीवाड़ा के पास के पक्के तालाब की है, हम वही जा रहे हैं। लड़की को देखा कहीं? सर! हाँ साहब, देखा है। कहाँ देखा है? जब आकाश भैया की शोक सभा थी तो मैं उनके घर पे इंतजामों में मदद करने गया था। तब ये लड़की करीब सवेरे 10 बजे शोक सभा खत्म होने के बाद मम्मी जी से मिलने घर पे ही आई थी। आपने हमसे झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश की। पप्पू ने हमें सब बता दिया कि उसने आपको और सीमा को देखा था एक साथ आकाश की मौत के तुरंत बाद। अब बताएंगी झूठ क्यों कहा? हाँ, वो लड़की आई थी मेरे घर पर सर, पर वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला सर, मैंने सब सच बोला है। मैं आकाश की पत्नी हूँ और
मेरे पेट में उसका 4 महीने का बच्चा पल रहा है। मैं और आकाश एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी मुलाकात 1 साल पहले हुई। उसके बाद हम एक दूसरे को चाहने लगे। आकाश को 35 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना था, इसलिए उसने अपनी माँ से ये बात छुपाई। इस शादी का कोई सबूत है आपके पास? नहीं सर, कोई सबूत नहीं है। हमने छुप के मंदिर में शादी की थी और अपनी माँ के डर के मारे आकाश ने कोई फोटो भी नहीं खींची। जब मुझे आकाश की मौत के बारे में पता चला तो मैं उसके घर गई थी और मैंने उसकी माँ को सब सच सच बताया, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और मुझे धक्के दे के वहां से निकाल दिया। सर, मेरा बेटा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या सबूत है उस लड़की के पास? मुझे पक्का यकीन है वो झूठ बोल रही है। जब उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर अचानक लगा कि आत्महत्या कर देती हूँ। हत्या करने के लिए पानी में कूदी तो एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी क्या गलती है, मैं उसकी जान कैसे ले लूं। किसी तरह पानी में हाथ पैर मार के किनारे तक आई और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है सर। आपको क्या लगता है आकाश को कौन मार सकता है? किसी पे शक है आपको? सर, मुझे पूरा यकीन है कि आकाश को वानी ने मारा है। वानी ने? उसकी बहन? जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो नफरत करती थी आकाश से। छोड़ वानी, छोड़। आइंदा अगर हाथ लगाए ना छोड़ूंगी तुझे मैं, समझा तू? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप पप्पू से पूछ सकते, बाकी लोगों से पूछ सकते हैं। सबने वो तमाशा देखा था। और इतना ही नहीं, जिस रात आकाश की मौत हुई मैंने खुद वानी को भंडारे पे देखा था। सर, मैं और आकाश भंडारे के पास एक जगह मिलते थे। आकाश ने मुझे भंडारे में आने के लिए सख्त मना किया हुआ था। मैं वही आकाश का इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत देर इंतजार किया, उसे फोन भी लगाया पर वो नहीं आया। इसके बाद मैं वापस चली गई। दूसरे दिन जब मैं वापस वहां पहुंची तो आकाश की लाश। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ सर, मेरे आकाश को वानी नहीं मारा है। सर, ये सब बकवास है। मैं अपने भाई से नफरत क्यों करूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। और सर, हर घर में झगड़ा होता है, नोक-झोंक होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने भाई को जान से मार दिया। अगर ऐसा है तो उस रोज आधी रात को भंडारे में जाने की वजह? सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और आप लोग को यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हैं। और आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? उस रात सीमा भी तो वहीं पर थी। क्या पता उसने आकाश को मार दिया हो। सर, ये वानी तो बड़ी टेढ़ी चीज लगती। और कहानी में ये सीमा का ट्विस्ट हमें किसी अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा है। देखा जाए तो आकाश और सीमा एक रिलेशनशिप में, कहीं उन दोनों के बीच कोई अनबन हुई हो तो? तरुण, ये भी तो हो सकता है कि हाईवे पर हो रही चोरियों में वानी का हाथ है, जिसके बारे में आकाश को पता चल गया और वानी नहीं आकाश को। पर बड़ा सवाल यह है कि वानी खुद एक अमीर बाप की बेटी है, जिसे कम से कम पैसों की कमी तो नहीं होगी, फिर वो ये सब चोरियां क्यों करेगी? इस केस में आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसकी वजह से पुलिस अब तक सच्चाई से दूर थी। इस केस का हर एंगल उन्हें एक ऐसी गली में ले जा रहा था जिसके आगे सिर्फ डेड एंड नजर आ रहा था। इतना तो साफ हो गया था कि परिवार में रिश्ते जहर भरे थे, कोई भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। आखिर आकाश को किसने और क्यों मारा? क्या सीमा अपने और आकाश के रिश्ते के बारे में सच बोल रही थी? हाईवे पर होने वाली चोरियों का राज क्या था? सवाल कई थे लेकिन जवाब के इंतजार में थे। मम्मी जी, मैंने सोचा मेरे बच्चे को आकाश तो नहीं पर कम से कम उसका परिवार मिल जाएगा, बस यही सोच के चले आए। क्या बकवास कर रही हो ये? हाँ? चल निकलो, निकलो यहाँ से। फातिमा, इसे यहीं रहने दो, हमारी बहू है। इस कलमुई ने हमारे बेटे को फंसाया और आप इसी का साथ दे रहे? तमाशा मत करो, तुम्हारी भंडारे में चलती है वही बहुत है। ये घर मेरा है, मैं निर्णय करूंगा कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं।
चल बेटा। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं कहा ना मैंने। चल बेटा। सर, सभी जगह पूछताछ की, इलाके के सभी मंदिरों में भी चेक किया, लेकिन सीमा और आकाश की शादी का कोई सबूत नहीं मिला। मुझे लगता है कि सीमा झूठ बोल रही। और वानी के बैंक अकाउंट डिटेल्स? सर वो भी चेक किया, लेकिन उसके अकाउंट में कुछ नहीं मिला, सभी अकाउंट्स खाली है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई, सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस आकाश के नाम है, वानी के नाम पे कुछ भी नहीं। ऐसा क्या? वो भी तो उस घर की बेटी है। जब यही सवाल मैंने उनकी फैमिली लॉयर से बोला तो एक नया एंगल सामने आया। क्या? हमें पता चला है कि वानी आपकी नाजायज बेटी है, क्या है सच? जी हाँ, ये सच है। बहुत साल पहले मुझसे एक गलती हो गई थी, वानी उसी का नतीजा है। मुसीबत तो तब हो गई जब वानी की माँ गुजर गई और उसे मुझे अपने साथ लाना पड़ा। तब पद्मा को मेरे अफेयर के बारे में पता चला, लेकिन मैंने इन्हें माफ कर दिया और वानी को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। घंटे एक्सेप्ट किया इन लोगों ने मुझे। 14 साल से ये लोग जिसे घर बोल रहे हैं वो घर नहीं, एक मकान है, और उस मकान में सड़ रही हूँ मैं। घर दीवारों से नहीं, घर वालों से बनता है, और यहाँ सारे रिश्ते नाते सब कुछ फेक है। वो मेरी सो कॉल्ड मॉम नफरत करती है मुझसे, मेरी जिंदगी नरक बनाती। और वो मेरा बाप, साला एक नंबर का डरपोक, वो कभी कुछ नहीं बोलता, एक पैसा तक नहीं देता कि मैं अपने लिए कुछ अरेंज कर सकूं। ये लोग दुनिया के सामने जैसा दिखाते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत चालू लोग हैं ये। वानी की आदतें खराब थी, इसलिए हम में से कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता था। हाँ सर, और इसकी लत भी मुझे इन लोग की वजह से लगी थी। जब आपको आपकी फैमिली में प्यार नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा इंसान? मैंने भी यही किया, इन सब चीजों में अपनी इंपॉर्टेंस बनाई। अपने एडिक्शन का बहाना मुझे मत दो। जब नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिल रहे थे तो भंडारे के खाने में दवा मिला के लोगों को लूटने लगे। जब आकाश को पता चला तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ जिसके साथ आकाश का रिश्ता खराब था। वो मेरा बाप, उसकी भी नहीं बनती थी उससे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था आपका। धन्यवाद, दोबारा आइएगा और यहाँ का लाभ उठाइएगा। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। आकाश, हाँ माँ। तुझे पता है आज भंडारे में लगभग 200 लोग आए थे और कहीं भी जरा सी भी कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, और ये सब सिर्फ तेरी वजह से। थैंक यू माँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तू इन जैसा नहीं है। इन जैसा? क्या मतलब, क्या तुम्हारा? क्या बोलना चाहती हो? ये मत भूलो कि ये भंडारा मेरे पैसों से चलता है, क्योंकि मैंने चलने दिया अब तक। अरे तुम्हारी औकात नहीं है एक वक्त की रोटी भी कमा सको। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। माँ से आपको ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तू समझाएगा मुझे किससे कैसे बात करनी है? पापा आप भूल रहे हैं कि मैं भी जवान हो चुका हूँ, हाथ पैर मैं भी चला सकता हूँ। 4 लोगों के सामने बेइज्जती करने से अच्छा है कि आप यहाँ से निकल लें। वानी के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है आकाश को मारने का। घर का और कोई मेंबर तो नहीं बचा। आकाश के पिता महेश, मोटिव का तो पता नहीं, फिर भी चेक करो। कई बार अंधेरे में चलाए तीर भी निशाने पर लग जाता है। सर। मिल गई तसल्ली तुम्हें? इतने साल तक मैंने सच को छुपा के रखा था, मिला दी ना सारी इज्जत मिट्टी में। अच्छा ही हुआ, मैं भी इस नाटक से परेशान हो गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में घुसने की? तू मेरे बेटे की बीवी नहीं, रखेल है रखेल। ये बच्चा भी उस वाणी की तरह नाजायज है, और मैं नहीं मानती कि मेरे बेटे का बच्चा है। तो फिर आप जो चाहे कर सकती हैं मेरे साथ, लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही अपने बच्चे को कुछ होने दूंगी। ए सुन! पुलिस ने महेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को जमा किया, हर सिरे को तलाशा, घर, भंडारा और ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए और हाथ लगे कुछ पुख्ता सबूत। सर महेश के बारे में इंटरेस्टिंग बातें पता चली। 11 में, मतलब आकाश के मर्डर से 2 दिन पहले उसके मोबाइल की लोकेशन सीमा के घर की थी। मतलब महेश को सीमा और आकाश के अफेयर के बारे में मालूम था। एक और बात, सीमा के घर के लीज एग्रीमेंट में विटनेस में महेश का नाम है, और ये लीज एग्रीमेंट आकाश और सीमा के रिलेशनशिप से बहुत पहले की है, करीब 2 साल पहले की। मतलब सीमा ने महेश को भी फांस के रखा हुआ था, और महेश उसने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड से ही। हो सकता है उसने सोचा हो एक बार तो बीवी को धोखा दे ही दिया, तो एक और बार सही। तरुण, फिर तो पॉसिबल है कि इस मर्डर की वजह ये अफेयर ही। मैं सीमा को बचपन से जानता हूँ, वो मेरे दोस्त की बेटी है। मैं तो उसकी मदद कर रहा था सर, ताकि जीवन में वो कुछ कर सके। मेरे दोस्त और उसकी पत्नी के जाने के बाद
वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। क्या आपको सीमा और आकाश के अफेयर के बारे में मालूम था? सर, आकाश के पापा महेश अंकल को हमारे अफेयर के बारे में शुरू से ही पता था। इनफैक्ट शुरू में तो आकाश को ये लगता था कि मेरे और महेश अंकल के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन सर, जब उसे यकीन हो गया कि मेरा और सीमा का रिश्ता बहुत पवित्र है, तो फिर वो दोनों अब एक दूसरे के करीब आ गए। तरुण, वानी के पास सबसे ज्यादा रीजन है आकाश को मारने का। कहीं ये खून उसी ने तो नहीं किया? मुझे नहीं लगता कि अपने खुद के बेटे को मारने के लिए मोटिव काफी है। हेलो, क्या? ठीक है माते, सर ये केस तो उलझता जा रहा है, अब वानी मिसिंग है। कब से लापता है वानी? जी कल से ही। वो कल से लापता है और आप लोगों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। कैसे बाप आप हैं आप? वानी तो अपनी ही मर्जी से चलती है सर, वो कहाँ किसी की सुनती है। हमें लगा आ जाएगी, कहीं दूर चली गई होगी। पुलिस ने अब कमर कस ली थी और पूरे जी जान से वो वानी की तहकीकात में जुट गई थी। आकाश की हत्या की गुत्थी अब नए पहलुओं में उलझ रही थी, लेकिन पुलिस हर मुमकिन सुराग को तलाश रही थी। मानी, क्या हुआ तुम्हें? अरे संभालो अपने आप को। मेरा रेप हुआ है। क्या? किसने किया आपके साथ ये सब? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, वो दो लोग थे। सर, मैं इस घर से दूर जाना चाहती थी। मैं एक गली में पहुंची तो अचानक से पीछे से हमला हुआ। कहां पर हुआ था ये सब? मुझे कुछ याद नहीं। सर प्लीज आप लोग कुछ मत पूछिए मुझसे। देखिए, हमें आपका फौरन मेडिकल टेस्ट कराना होगा और जो कपड़े आपने उससे... कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाना है। मैं बस भूलना चाहती हूँ इस हादसे को। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करवानी। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। आखिर क्या हुआ था वानी के साथ? क्यों वानी अपने बलात्कारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी? क्या वो कोई राज छिपाना चाहती थी? बाहर से शांत दिखने वाले इस परिवार के अंदर के कोलाहल ने पुलिस की जांच को मुश्किल में डाल दिया था। तरुण, इतना सब होने के बाद भी वानी अपने आप वापस आती है, ना कुछ बताती है और ना ही कोई कंप्लेंट दर्ज करती है। मुझे लग रहा है कि कुछ छुपा रही है, वरना मेडिकल टेस्ट के लिए मना क्यों करती है? सर, हो सकता है कि वानी के साथ रेप हुआ ही ना हो, उसने खुद अपने आप को घायल किया हो ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सके और हम उस पर शक ना करें। सर ये पद्मा जी है, ये आपसे मिलना चाहती है। सर, ये वानी के वो कपड़े जिसमें उसके साथ रेप हुआ था। इससे आपको असलियत पता चल जाएगी कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं। मुझे तो ये इसका एक और नाटक लग रहा है। शुक्रिया, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको खबर करेंगे। इन कपड़ों को फौरन जांच के लिए भेजिए। अगर वानी के साथ सचमुच रेप हुआ है तो हो सकता है इनमें सीमेंट के ट्रेसेस मिले। सर, तरुण, जब तक वानी के कपड़ों का डीएनए रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि वो सच बोल रही है या झूठ। तब तक वानी और महेश दोनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, किसी ने चोरी की ज्वेलरी बेचने की कोशिश की और हमारे कांस्टेबल ने ज्वेलरी शॉप ओनर की मदद से उसका स्केच बनवा लिया है। सर, ये तो मुन्ना है। ये हमारे भंडारे में काम किया करता था, लेकिन 8-9 महीने पहले हमने इसे निकाल दिया था। निकालने की वजह? वैसे तो ये आकाश का खास था, लेकिन मैंने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये हमारे भंडारे में से सामान चुराकर बाजार में सस्ते दामों पे बेचा करता था। कि मुन्ना रहता कहाँ? तरुण, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर मुन्ना को इतने महीनों पहले भंडारे से निकाल दिया गया था तो फिर भंडारे के खाने में नशीली दवा मिलाकर हाईवे पर चोरियां कौन कर रहा था? सर, ये भी तो मुमकिन है कि भंडारे में अभी काम करने वाले किसी आदमी को मुन्ना ने अपने साथ मिला लिया। पॉसिबल है। ताला तोड़ दो। अंदर चेक करो अच्छे से, पूरे में। एक के बाद एक कई अपराधों के खुलासे हो रहे थे। और क्या आकाश और मुन्ना को मारने वाला शख्स एक ही था? क्या वजह थी जिसके कारण मुन्ना और आकाश को अपनी जान गंवानी पड़ी?
क्या इन हत्याओं का वानी से कोई लेना देना था? इन सारे हादसों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे या नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ इस केस के हर पहलू पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुन्ना के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था और जो बियर की बोतल हमने फोरेंसिक्स में भेजी थी उसमें सिर्फ मुन्ना की फिंगरप्रिंट्स मिली। तरुण, महेश ने बताया था कि मुन्ना आकाश का खास आदमी था। वैसे तो ये आकाश का खास था, लेकिन मैंने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चोरियों में मुन्ना का ही हाथ था, जिसके बारे में आकाश को पता चल गया और राज छुपाने के लिए मुन्ना ने ही आकाश को मार दिया। लेकिन फिर मुन्ना को किसने मारा? आकाश की पिछले 10 महीने की हिस्ट्री निकालो, पता करो कि नौकरी से निकाले जाने के बाद मुन्ना और आकाश टच में थे या नहीं। सर, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। आकाश की एक म्यूजिक कंपनी में जॉब को लेकर बात चल रही थी और वो वहाँ ज्वाइन भी करने वाला था। इनफैक्ट 12 मई की रात 10 बजे उसने ट्रेन की 2 टिकट्स भी निकाली थी अहमदाबाद जाने की, खुद के लिए और सीमा के लिए। मतलब जिस दिन उसकी हत्या हुई उसकी पिछली रात को वो भागने वाला था, तो फिर भागा क्यों नहीं? तरुण, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है और इसीलिए वो हाईवे पर इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। सर, ये मुन्ना की पड़ोसन है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक अनजान आदमी को मुन्ना के घर आते हुए देखा था। उस आदमी की शक्ल पहचानती हैं? जी सर। स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाओ। सर चलिए। सर ये रहा स्केच। मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। उन चोरियों में मेरा ही हाथ था सर। भंडारे में जो भी थोड़ा पैसे वाला दिखता था। मुन्ना को नौकरी से निकालना भी मेरा ही प्लान था, ताकि मैं उसे इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकूं। कई सालों से भंडारा चला रहे हो ना, तो इतने सालों के बाद ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि लोगों को लूटने की नौबत आ गई? सांस लेना मुश्किल हो गया था मेरा, सिर्फ एक गलती की वजह से। कौन सी गलती? ये भंडारा जो है सारी दुनिया के सामने पति पत्नी के प्रेम की निशानी था, और दरअसल था वो एक तमाचा जो मेरे मुंह पर रोज पड़ता था। उसने मेरी नाजायज बेटी वानी को घर के अंदर तो ले लिया, पर कभी अपनाया नहीं, न खुद उसके पास गई, न मुझे उसके पास जाने दिया। तभी मैंने तय कर लिया कि यह भंडारा बंद करके उसका सर शर्म से नीचे झुका दूंगा, और किसी और को पता न चले इसलिए मुन्ना को भी मार दिया। मैंने मुन्ना को नहीं मारा, मैं तो उससे चोरियां करवाता था बस। 17 मई को कहां थे? हापुड़ में था सर, मुझे पता है आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपने तरीके से पता कर सकते हैं। महेश सच बोलता हूँ, 17 तारीख को पूरा दिन वो हापुड़ के होटल में ही था। मुझे नहीं लगता कि मुन्ना के खून में उसका हाथ है। सर एक और बात, वानी के कपड़ों की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, उससे प्रूव होता है कि उसके साथ रेप हुआ था। इसका मतलब वानी जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस दिन वानी गायब हुई थी उसी शाम को मुन्ना की हत्या हुई थी और अगले दिन वानी वापस आ गई थी। तरुण, टाइम आ गया कि टेढ़ी उंगली से सच को बाहर निकाला जाए। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, वानी के कपड़ों पे मिला सीमेंट मुन्ना के डीएनए से मैच करता है। हाँ सर, मुन्ना मेरे ही हाथों मर गया और मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो जीने के लायक ही नहीं था। लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हारा ड्रग सप्लायर था ना, तो ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? मुन्ना को नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने दूसरे ड्रग सप्लायर से ड्रग लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। पर कुछ दिन के बाद मैंने उस सप्लायर को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, और सर मुझे तलब लग रही थी। फिर उसी बीच मुझे पप्पू मिला, और पप्पू ये बात अच्छे से जानता था कि जब मुझे तलब लगती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसी ने मुझे मुन्ना के पास ले जाने का ऑफर दिया, और वहाँ पर टॉप क्वालिटी है, आजकल तुम जो यूज करती हो ना उससे बहुत अच्छी। टॉप क्वालिटी ही यूज करती हूँ। भूल गया कौन है बाप मेरा? फायदा उठाया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी वो चुपके चुपके भंडारे में आया करता था मेरे बाप से मिलने, और ये बात पप्पू को पता थी। तो तुमने इस रेप का पूरा सच और मुन्ना की मौत की बात हमें तब क्यों नहीं बताई थी? मैं डर गई थी, मैं वहां से जान बचा के भागी। मुझे नहीं पता था कि मुन्ना मर चुका है। वो तो बाद में पप्पू ने मुझे बताया कि मुन्ना की मौत हो गई है, और सर उसी ने मुझे बोला कि हम दोनों की भलाई चुप रहने में है, तो इसीलिए सर मैंने कुछ भी नहीं बोला। चल अब सच सच बता, क्यों किया इतना घिनौना कांड? साहब वो वानी नाजायज थी, पर फिर भी उसमें बहुत अकड़ थी। साहब आकाश भैया मेरे लिए सब कुछ थे। तब मैंने और मुन्ना ने मिलकर वानी को सबक सिखाने का सोचा, ताकि उसकी अकड़ तोड़ सकूं।
तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि इन चोरियों में महेश का हाथ है? हाँ साहब, अगर ये बात मैं किसी को भी पता था तो मेरी नौकरी चली जाती, और वैसे भी आकाश भैया के बात को पता चल चुका था साहब। और क्या क्या मालूम है तुझे? देख, सच सच बताना। आकाश भैया ने मरने के एक दिन पहले मुझे एक राज की बात बताई थी कि वो ये सब चीज़ छोड़कर सीमा भाभी के साथ कहीं दूर चले जाना चाहते। वो उनको एक अच्छी ऑफर भी मिली थी किसी एक अच्छे कंपनी से साहब। और किसको पता ये बात? शायद उन्होंने पद्मा जी को बताया था। हाँ सर, बताया था उसने मुझे। अब तू भी मेरा दिल तोड़कर जाएगा? शायद मेरी किस्मत ही। नहीं माँ, मैंने सोचा जरूर था पर मैं कर नहीं पाया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ, आपके पास ही रहूंगा। सच? हाँ। एक तू ही तो है मेरे पास। फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर मैं अपने कमरे में चली गई और अगले दिन सुबह मेरा बेटा। सर, अगर ये पद्मा सच बोल रही और आकाश ने नौकरी के लिए जाने से और घर छोड़ने से सच में मना कर दिया था, तो फिर तो एक ही शख्स बचता है। कोई और रास्ता नहीं बचा था सर मेरे पास। बिना शादी के बच्चा कैसे पैदा करती? मैं और आकाश यहाँ से जाने वाले थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन आकाश, आकाश, तुम घर क्यों नहीं आए? मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हम जाने वाले थे ना आज। सॉरी सीमा, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। हा? नहीं जा सकता मतलब? क्या बोल रहे तुम? एक नाजायज बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरे बच्चे को तुम्हारे नाम की जरूरत है आकाश। मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे नहीं पता, जाके अबॉर्शन करा लो। बाद में मैंने उस रॉड को नाले में फेंक दिया। अपने बच्चे को बाप का नाम दिलाने के चक्कर में तुमने उसके सर से बाप का साया ही हटा दिया। एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो गई। अगर इंसान अपनी सोच को, अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करे तो मामले सुलझ सकते हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार, लगाव, देखभाल, संरक्षण, ये वो भावनाएं हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव होती हैं, और परिवार वो जगह है जहां ये सारी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या होता है जब ये मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पाती? रिश्तों में अपमान, स्वार्थ और लालच का वास हो जाता है, और ऐसे में जुर्म अक्सर अपने पैर पसार लेता है। कृष्णा, आज तूने फिर से होमवर्क नहीं किया ना? मैंने देखा था, तू आज भी क्लास के बाहर खड़ा था। बाबा को पता चला ना तो तुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। बाबा को बताएगा कौन? तू। कृष्णा, आज दूसरे गेट से चले। इसलिए मैं इसी गेट से जाऊंगा, और मैं किसी डरता नहीं हूँ। और अगर डर के मारे तेरी पैंट गिली हो रही है तो तू जा। अरे सुन तो। क्या हुआ था? सर वो यही है वो? हाँ दिल भैया, यही है वो। गन तुम्हारे पास कहाँ से आई थी? सर बंटी झूठी कहानियां सुना रहा है। सर मेरे पास गन कैसे आएगी? सर उसके पास गन है, और ये पहली बार नहीं है कि उसने हमें डरा है। ऐसे पहले भी है कि उसने हमें डरा है गन से। कह रहे हैं देख के नहीं चल सकता? ट्यूबलाइट तो तेरी आंखों में भी है ना, कि तू नहीं देख सकती क्या बे? चल रे हट मेरे राज। तू मुझसे लड़ेगा? तू कहीं का दादा है क्या बे? क्या कर लेगा बे? मेरी तो पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई गन नहीं है। बंटी झूठ बोल रहा है। और सारे क्लासरूम छान मारो, आसपास कहीं भी देखो, हो सकता है कहीं भी गन छुपा के रखा हो। चारों तरफ देखना, हर रूम में देखना।
बुलेट? सर, इसका मतलब गन थी और उससे फायरिंग भी हुई है। और कुछ मिला? नहीं सर। कृष्णा के घर की तलाशी भी नहीं हुई। ऐसा नालायक बेटा होने से अच्छा है बे औलाद होना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस नालायक को सीधे जेल में डाल दीजिए। हे काय बोलताय तुम्ही? हमारा कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसको तो मैं ऊपर भी कुछ नहीं है। बेटा इधर आ। देखो, ये बात तो हमें पता है कि स्कूल में गन थी और उससे गोली भी चली थी, लेकिन तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। डरो मत कृष्णा, बताओ सच क्या है। सर, बॉडी की शिनाख्त अब तक हो नहीं पाई है। हमने फोटोग्राफ्स आजू बाजू के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ सर। बैलिस्टिक रिपोर्ट? वो भी है सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 15 दिन पहले गोली लगने की वजह से हुई है। और सर, .32 बोर के रिवॉल्वर से गोली चलाई गई और ऐसी ही गोली हमें स्कूल में पेड़ के यहाँ मिली। और एक खास बात सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई। कृष्णा जो कह रहा था, क्या वो सच था या फिर वाकई उसके पास कोई गन थी? पुलिस के सामने अब यह सवाल था कि जंगल में मिली लाश और स्कूल में चली गोली का आपस में क्या संबंध था और इस पूरे वाकये का कृष्णा से क्या संबंध था? मिलो, पियो। इसे पहचानते हो? 15 दिन पहले इस आदमी का कत्ल हुआ है और हमने पता किया है जिस गन से इसका कत्ल हुआ है वो अब तुम्हारे पास है और इस बेसिस पे तुम्हें हम यहाँ बंद कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मेरे पास कोई गन नहीं है। ये सच है कि वहाँ एक गन थी, पर वो गन मेरी नहीं, बंटी के भाई दिलीप की थी। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? अंकल, मैं डर गया था। क्या हुआ सर? अरे हुआ क्या? सर, वो गन तेरे पास कहां से आई थी? साहब, मेरे पास कोई गन नहीं है। तेरा सारा काला चिट्टा है हमारे पास, समझा ना? बहुत मारामारी करता है, दादागिरी करता है तू। मारामारी के दर्जनों केस है तेरे ऊपर और कृष्णा ने तेरे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। गन तेरे पास ही थी ना उस दिन? साहब, वो झूठ बोल रहा है। मेरे पास कोई गन है ही नहीं, बल्कि गन तो खुद उसके पास थी। पहचानता ही से तू? नहीं साहब। कौन है? ये वो है जिसकी गोली लगने से मौत हुई है। वो गोली उस गन से चली जो तेरे पास है। साहब, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई गन नहीं है। गन कृष्णा के पास थी। ठीक है, देख लेते हैं कृष्णा के पास थी या तेरे पास थी। अरे सर, छोटे बच्चे की बातों में आके आप खामखा आपका समय बर्बाद कर रहे हैं सर। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी सलाह हमें आपसे नहीं चाहिए, समझे ना? उस लड़के पर तो उसके बाप को ही भरोसा नहीं है, फिर आप? भरोसे के लायक तो आपका बेटा चंदन भी नहीं है। उसका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। दिन भर अड्डेबाजी करते रहता है और रात को लेट घर पर आता है। क्या जानते हैं आप आपके बेटे के बारे में? बेटा, एक बात बताओ, वो गन किसके पास है? सर, वो कृष्णा के पास है। सर, ये गन टॉयलेट के फ्लश में से मिला। अभी भी आपको कुछ कहना है? सब मैं मानता हूं कि गन मेरे पास थी, लेकिन मैंने मारा नहीं किसी को साहब। गन तेरे पास कहां से आई? साहब, मैंने
ये गन मैंने कुछ दिनों पहले आफ्ताब भाई से ली थी, बस दूसरों को डराने के लिए, उन पर रौब जमाने के लिए, बस बस। डराते डराते तूने किसी की जान तक ले लिया? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मारा नहीं किसी को। सच बोल रहा है ना तू? इलीगल गन सप्लाई करने का धंधा है ना तेरा? बोल, वो गन तेरे पास कैसे आई और तूने दिलीप को कब दी? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, 4 दिन पहले वो गन मेरे पास आई थी, तभी वो गन मैंने दिलीप को लाकर दी थी। क्या है ना साहब, पुलिस का दबिश का डर था, इसीलिए। तू सच कह रहा है ना कि 4 दिन पहले ही तूने गन दी थी दिलीप को? अल्लाह का समझा, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मुरे, इस पे इलीगल आर्म्स सप्लाई का केस बनाओ। मुरे, अगर 4 दिन पहले इसने गन दिया दिलीप को, तो 15 दिन पहले उसी गन से किसने मर्डर किया? सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है और इसके मुताबिक हमें जो डेड बॉडी मिली उसका मर्डर दिलीप के घर से जो गन बरामद हुई उससे नहीं हुआ है। इसका मतलब कृष्णा ने हमसे झूठ बोला? कृष्णा ने पुलिस से झूठ कहा था। एक तरफ एक 12 साल का लड़का गन लेकर घूम रहा था और दूसरी तरफ एक 20-22 साल का लड़का अपने घर के फ्लश में गन को छिपा कर रखता है और उनके माता पिता को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा रहे हैं, पर क्या वो ऐसा कर रहे थे? बच्चों को सिर्फ स्कूल में एडमिशन दिलवाना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना ही माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है उनके विकसित होते दिमाग में अच्छी बातें और अच्छे विचार डालना। दिलीप और आफ्ताब को इल्लीगल आर्म्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस ने कृष्णा के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। साहब, हद से ज्यादा सख्ती तो बच्चों को बिगाड़ ही देती है और वही हुआ कृष्णा के साथ, वरना कृष्णा इतना बुरा नहीं है। हाँ वो नॉटी है, उसने बहुत बच्चों को परेशान भी किया है, पर आज तक उसने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। पढ़ाई में कृष्णा का बिल्कुल मन नहीं लगता सर, इसलिए घर में और स्कूल में दोनों जगह हमेशा डांट खाता है। ये मर्डर 15 दिन पहले हुआ है, लेकिन किसी ने भी कृष्णा के पास 15 दिन पहले से ये गन नहीं देखी। गन उसके पास 2 दिन पहले आई थी। सर ये भी हो सकता है कि किसी ने मर्डर करके बाद में गन को छुपा दिया हो और इत्तेफाक से वो गन कृष्णा को मिल गई हो सकता है, पर मुझे ये जानना बेहद जरूरी है कि ये गन कृष्णा के पास कब, कैसे और कहां से आई। सर इन सारे सवालों को जवाब खुद कृष्णा ही दे सकता है और वो इतनी आसानी से सारी सच्चाई नहीं बताएगा। सर मैं खुद इस नालायक से बहुत परेशान हूं, मुझे तो अब इस पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा। क्या पता इस गन से उसने किसी को। हमें नहीं लगता कि कृष्णा ने किसी का भी खून किया है, पर यह बात हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि गन उसी के पास है और हम यही जानना चाहते हैं कि यह गन उसके पास कब और कैसे आई। साहब इसके लिए आप हमसे क्या चाहते हैं? हम उससे अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोगों की परमिशन चाहिए। आपको उसके साथ जो करना है कीजिए, मेरा तो अब बस एक ही बेटा है, ये सचिन। बेटा तुम्हारे छोटे भाई को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? लो बेटा लो, अरे ले लो, तुम्हारी फेवरेट है ना? हाँ मैं यहाँ रोज आता हूँ कुल्फी खाने, पर कभी कभी पैसे नहीं होते हैं। अरे तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अगर तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दो तो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, और एक नहीं 2-2 कुल्फियां मिलेंगी रोज। खाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी उम्र का एक लड़का है और उसे गन मिलती है तो कहाँ मिली होगी?
अरे डरो नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास गन है। यही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी उम्र का लड़का है, स्कूल जाता है, उसे गन मिलती है तो कहाँ मिली होगी? कहीं रास्ते में पड़ी होगी। पर कहीं भी मिली होगी मतलब कहाँ मिल सकती है? कहाँ से भी ना, मतलब नीचे से किधर गिरी होगी। अरे भाई ऐसे कैसे कहीं किसी भी जगह मिल जाएगी? अरे वो इधर पड़ी होगी रास्ते पे। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे सच्ची ऐसे पड़ा होगा किधर, तो फिर उसको मिल गया। नहीं नहीं ऐसे यार, तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। अरे सच्ची, झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे गिर गया होगा ना। ऐसे नहीं हो सकता। हाँ। ना, मुझे तो आज तक नहीं मिली। हाँ तो सच्ची स्कूल के पीछे मिला होगा। थैंक्स। स्कूल के पीछे। मोरे, स्कूल के पीछे कृष्णा को गन मिलने का क्या कारण हो सकता है? यही जगह बताई थी। आसपास ठीक से ढूंढो। कहीं ये खून कृष्णा की आंखों के सामने तो नहीं हुआ? केस में एक नया मोड़ आ गया था। कृष्णा ने पुलिस को जो गन मिलने की जगह बताई थी, वहां एक और लाश मिली। पुलिस को वैसे तो इस बात पर पूरा यकीन था कि खून कृष्णा ने नहीं किया, लेकिन अब वो ये समझना चाह रही थी कि क्या कृष्णा ने खून होते हुए देखा था या फिर खून होने के बाद उसे यहां ये गन मिली। अगर कृष्णा ने यह मर्डर होते हुए देखा था तो वो इस केस को सॉल्व करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक यह मर्डर भी सेम गन से किया गया है और यह मर्डर 4 दिन पहले हुआ है। एक गन से 15 दिन पहले एक मर्डर होता है और 15 दिन बाद उसी गन से 4 दिन पहले दूसरा मर्डर होता है और वो गन अभी कृष्णा के पास है। सर, मुझे लगता है कि इस मर्डर से कृष्णा का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। देखो कृष्णा, डरो मत, हमें खुल के बताओ, तुमने किसी का खून होते हुए देखा है या किसी भी व्यक्ति को किसी को मारते हुए? कृष्णा जो गन स्कूल में थी वो कहाँ है? हमें वो गन चाहिए। देखो, अगर तुम इसी तरह से चुप रहोगे और हमें कुछ भी नहीं बताओगे तो गन रखने के जुर्म में तुम्हें जेल भी भेजा जा सकता है। बेटा, सर को सब बता दो, इनसे कुछ भी मत छुपाओ। तुमने किसी का भी खून होते हुए देखा है? एक काम करो, यहां अपने आदमियों को तैनात करो जो 24 घंटा कृष्णा पर नजर रखे। गन को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। बॉडी की शिनाख्त हुई? नहीं सर, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, 2 दिन पहले यह कार मुझे यहाँ मिली थी, पता नहीं कौन पार्क करके गया, अभी तक कोई लेने भी नहीं आया। सर आइए, यह है वो कार। चेक करा? चंदन शर्मा। अमोरे, सर बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी है। हमें एक कार में ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिस पर चंदन शर्मा नाम लिखा हुआ है और वो चारकोप का रहने वाला है। हमें तुरंत उसके घर पहुंचना होगा। ओके सर। सर, यही घर है। लगता है कोई नहीं है। पड़ोसी से पूछताछ करो। चंदन यहीं रहता है? हाँ साहब। अकेले रहता है या किसी के साथ? चंदन अपनी पत्नी शिवानी के साथ रहता है, पर पिछले कई दिनों से उनका आता पता नहीं है। लास्ट टाइम कब देखा था? यही कोई 4-5 दिन पहले। इसे पहचानती? नहीं साहब, इसको कभी नहीं देखा। चाबी वाले को बुला।
यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कोई स्ट्रगल हुआ है यहाँ। कोई झगड़े की भी निशानी नहीं लग रही। एक काम करो, सर्च करो पूरा। जी सर। सर ये देखिए फोटोग्राफ में। यही है चंदन की पत्नी शिवानी? नहीं साहब, ये चंदन की बीवी नहीं है। हमें आपकी मदद चाहिए शिवानी का स्केच बनाने के लिए। अगर ये चंदन की पत्नी नहीं है तो ये औरत कौन है जो चंदन के साथ दुल्हन के कपड़े में है? शिवानी जो चंदन की पत्नी बनके यहां रह रही वो कहां है? सर, डैमेज फोन मिला सर। सर इसमें तो सिम कार्ड भी है। एक काम करो, सिम कार्ड को जांच के लिए भेजो और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। समझ में नहीं आता इस लड़के का क्या करूं मैं। इतनी छोटी उम्र में इतना सारा झूठ, और अब ये रिवॉल्वर। इसमें गलती शायद हमारी है, हम इसे समझ नहीं पाए। जब भी बात की डांट के ही की, प्यार से बात तो सिर्फ सचिन के साथ की। अगर कृष्णा आज गलत राह पे चल रहा है तो इसमें गलती हमारी है। सर चंदन के घर पे जो हमें सिम कार्ड मिला था ये उसके कॉल रिकॉर्ड्स है, और कुछ नंबर ऐसे मिले हैं जिन पर बार बार फोन किया गया है। किसके नंबर सही है? सर एक तो अंतरा का नंबर है और दूसरा नंबर शिवानी का है, लेकिन शिवानी का फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। शिवानी का नंबर सर्वेलेंस पे डालो और एक टीम को अलर्ट करो। कहो जैसे कोई हरकत हो हमें बताएं, और अंतरा का एड्रेस पता करो। ओके सर। ए कृष्णा, चल मैं तुझे कुल्फी खिला दूं। अरे देख क्या रहा है, चल कुल्फी खा के आते हैं। चल, तुझे कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? अच्छा अंतरा देखो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को तैयार रहना, हम घूमने जाएंगे और फिर डिनर पे। जी अच्छा। आप लोग यहाँ कैसे, और बात क्या है? क्या बात है? अंतरा कहाँ है? उससे कुछ पूछताछ करनी है। पर बात क्या है? ये इसके पहले के कुछ पैसे बाकी थे ना? हाँ ये लीजिए। अब साहब पिछला हिसाब खत्म। और आगे से ये जब भी आए इसे कुल्फी दे देना। अब पैसे बाद में मुझसे लेना। ठीक है और हाँ, एक दिन में सिर्फ एक ही कुल्फी, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, ये लो बेटा। अरे घे। हाँ अरे घे 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 घे, अरे घे। शाबाश। हे भक्त कृष्णा, हम लोग तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सचिन से। हाँ बीच में तुम पर से थोड़ा ध्यान हट गया था,
पर आगे से नहीं, अब से मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा। हाँ, फिर तुम्हें सचिन से भी ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, हो ना? नहीं, आप मुझे नहीं पढ़ाओगे क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, सचिन से प्यार करते हो। और आपने आई को भी कहा था कि मेरा एक ही बेटा है सचिन, मुझे नहीं चाहिए ये कुल्फी। कृष्णा, चंदन शर्मा को जानती हैं आप? जी वो देखिए, आप ऐसे किसी के भी घर में घुस के ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पूछताछ कर रहे हैं अच्छा है, पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप चंदन शर्मा को जानती है या नहीं? जी हाँ, वो मेरे भाई हैं। तब तो ये भी जानती होंगी कि वो कहाँ है अभी। देखिए, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन उस इंसान ने एक भी बार अपना मुंह नहीं दिखाया। हाँ, एक बार पैसों की जरूरत थी तो आ गया था, लेकिन ये सब बात अब हमें क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि चंदन को किसी ने मार दिया है। संभाल अपने आप को। सर, ये औरत तो झूठ बोल रही है, क्योंकि फोटो के हिसाब से तो वो उसकी बीवी लग रही थी। एक काम करो, इस पर नजर रखो, अपना एक कांस्टेबल यहाँ तैनात करो सिविल में। तो ऐसा क्या बोलतोस कि तुझे कोई प्यार नहीं करते? मैं तुझे प्यार नहीं करती? हाँ, तेरे बाबा तुझे प्यार नहीं करते? सचिन तुझे प्यार नहीं करता? हाँ, बोल ना सचिन। मैं तो करता ही हूँ ना। बाबा मेरे से प्यार नहीं करते, बस मारने को आते हैं और आप भी उनका साथ देते हो। कृष्णा, बा हे बघ, इधर आ। अरे असं काही नाही रे। हाँ? देख, जो हो गया सो हो गया। अभी से हम दोनों दोस्त, हाँ? नहीं, हम तीनों साथ में पढ़ेंगे, खेलेंगे, टीवी देखेंगे, हो कि नहीं? आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा, सच में नहीं मारूंगा तुम्हें। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदमाशी करो। मैं भी बदमाशी नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सचिन, अरे बाबा, वो हाई फाई देते। हाँ, हाई फाई, लेकिन अभी हम सब लोग एक साथ खाली फायर करेंगे पहले। अच्छा, और मैं भी। अरे चंदन के कत्ल के पीछे मोटिव क्या हो सकता है? अगर तस्वीर वाली बात पे गौर करें तो ऐसा लगता है कि अंतरा उसकी पहली बीवी है। लेकिन सर, अगर अंतरा उसकी पहली बीवी है तो उसको भाई क्यों बुलाएगी? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। या तो अंतरा ने अपने पति के साथ मिलकर चंदन को खुद मारा, या फिर किसी और से मरवाया, या उसकी अब की पत्नी शिवानी ने उसे मारा और अब गायब है। साथ ही हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि जो बॉडी हमें सबसे पहले मिली थी उसमें और चंदन की बॉडी में कोई कनेक्शन है या नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही था कि गन तुम्हारे पास थी। इनफैक्ट स्कूल के पीछे तुमने मर्डर होते हुए देखा था। कातिल ने गन फेंकी या गलती से गिर गई और तुमने उसे उठा लिया। हाँ? इधर बेटा, ले कृष्णा। खीर, मुझे हलवा चाहिए। अपने खीर क्यों बनाई? ये खीर इसलिए बनी है क्योंकि ये सचिन की फेवरेट है, और ये उसके लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आया है। तुम्हारी तरह नहीं, सिर्फ पासिंग मार्क्स। हाँ, चुपचाप खीर खाओ। मैं खीर नहीं खाऊंगा, मुझे हलवा चाहिए। कृष्णा, अगली बार मैं बनाऊंगी। हाँ, अभी खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। कृष्णा, कृष्णा, पहचानते हो? और इसे? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। तुमने उस औरत को देखा था। अगर उसका हुलिया याद हो और हमारी मदद करो उसका स्केच बनवाने में तो अच्छा होगा। सर, अब मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने खून होते हुए देखा था, पर दूर से। गोली चलने के बाद मैं डर गया था,
इसलिए उस औरत का चेहरा मैं अच्छे से नहीं देख पाया, पर वो मेरे सामने आएगी तो मैं पहचान लूंगा सर। चूंकि तुम पुलिस की मदद कर रहे हो, इसलिए कोर्ट से हम गुजारिश करेंगे कि तुम्हें माफ कर दें। धन्यवाद सर। पुलिस को इस केस में कृष्णा से जो मदद की उम्मीद थी वो अब कम हो गई थी। क्राइम सीन देखने के बाद भी कृष्णा कातिल को पहचानने में नाकाम रहा था। पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई थीं, लेकिन उनकी तहकीकात पूरे जोर शोर से जारी थी। कृष्णा, तूने तो कहा था कि तूने उस कातिल का चेहरा नहीं देखा है। अरे देखा था, पर इतने अच्छे से नहीं। देख कृष्णा, तो इस बार भी झूठ नहीं बोल रहा है ना? माओ, मैं सच में पुलिस की मदद करना चाहता हूँ, पर मुझे पहली बार किसी से तो इम्पोर्टेंस मिली है। माँ बाबा भी बदल गए हैं, मैं बस यही चाहता था। पर अपने माँ बाबा के दिमाग में तू कुछ डाल मत देना प्लीज। सर, शिवानी का फोन ऑन हुआ है, लेकिन उसने नया सिम कार्ड लिया है। हमने सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से उसका एड्रेस निकलवाया है सर। वेरी गुड। बोले, यही वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जिससे हमें यह पता चल सकता है कि शिवानी ने अपने हस्बैंड को मारा या किसी और की मदद से उसका कत्ल करवाया, या उसे इस केस के बारे में कुछ और जानकारी है। सर, जल्द से जल्द उसके ठिकाने तक पहुंचना पड़ेगा। चलो। लगता है घर पे कोई नहीं है। रतन, एक काम करो, सिविल ड्रेस में यहाँ पर निगरानी रखो, और जैसे कुछ पता चलता है तुरंत हमें खबर कर देना। सर, ठीक है? चंदन तुम्हारा भाई नहीं पति था? सच सच बताओ, चंदन से तुम्हारा क्या रिश्ता था? शिवानी का इन सब में क्या रोल था, बताओ। हेलो सर। जी, हमें आपके पति से मिलना है। कहाँ है वो? साहब वो तो घर पे नहीं है, बाहर गए। कब गए? 4-5 दिन पहले। तुम तो अपने पति के साथ चारकोप में रहती थी ना, फिर यहाँ कब आई? और तुमने अपना फोन नंबर भी चेंज किया, क्यों? साहब ये घर भी मेरा ही है, और नंबर। आपने कहा कि आपके पति 4-5 दिन पहले बाहर गए, फिर ये कौन है जिसके 8 दिन पहले मौत हुई? चंदन। देखो, ये नाटक बंद करो, क्योंकि हमें पता है कि तुमने अपने पति का खून किया, फिर तुम यहाँ रहने के लिए आई और अपना नंबर भी चेंज किया, है ना? नहीं साहब, मैं क्यों खून करूंगी? मैं अपना पति का खून क्यों करूंगी? हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, सगळं घर नीट बघा, बघा काही सापडतंय का? सर, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इतने सारे दूल्हा दुल्हन के फोटो, और हर फोटो में पंडित और कन्यादान करने वाले माँ बाप भी सेम है।
ये बताओ कि तुम लोग की शादी कैसे हुई थी? कि सर हमारी शादी तो मैट्रिमोनियल ऐड के थ्रू हुई थी। इनमें से किसी को जानते हो? सर यही तो पंडित है जिसने हमारी शादी करवाई थी। यही चंदन और अंतरा के माता पिता है जिन्होंने कन्यादान किया था। न जाने इस चंदन की कितनी बहनें हैं और न जाने इसके माँ बाप ने कितने कन्यादान करवाए हैं। सब यही वो बड़जी है जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी। क्या हुआ साहब? चलो बड़े साहब, अरे मैंने खुद पे किया सब। चलो। हाँ साहब, चंदन मेरा पति था। मैं इस धंधे में और आगे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहां से आ गई और अपना नंबर भी चेंज कर दिया। धंधा? कैसा धंधा? साहब, शादियों का धंधा। चंदन सबसे पहले खूबसूरत और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फांसता था, जो कि अनाथ होते थे या फिर गरीब घर से। पहले तो खुद शादी करता था उनसे, उसके बाद रईस, पुट्ठे, बदशक्ल, अपाहिज आदमियों से उनकी जबरदस्ती शादी कराता था, जिन्हें लड़कियां नहीं मिलती थी शादी के लिए, और इसके बदले मोटी रकम मांगता था उनसे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे। इस बात पे हम दोनों के बीच झगड़े भी हुए, लेकिन वो नहीं माना साहब। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए तुमने उसे मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। वो जैसा भी था वो मेरा पति था। पहचानती हो इसे? साहब ये तो मंजूनाथ है। ये भी चंदन का क्लाइंट था। एक लड़की की शादी इससे भी कराई थी चंदन ने। इसकी बीवी का पता बताओ। बताती हूँ साहब। जी? मुंबई पुलिस। हाँ सर, यही औरत है। हाँ साहब, मैंने ही मारा उस जानवर को। उसके लिए पत्नी नहीं थी मैं, बस एक इस्तेमाल की चीज थी। शादी के बाद मुझे बहुत मारता पीटता था, मेरी जिंदगी एकदम नरक बना दी थी। उस चंदन ने मुझे इस नरक में ढकेला, इसलिए मैंने चंदन को भी मार डाला। मैं भी चाहती थी प्यार करने वाला पति मिले, पर मुझे चंदन जैसा दरिंदा मिला, जिसने मुझे शराबी जुआरी के हाथों बांध दिया साहिब। और मैं तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी, बहुत बदनामी होती है साहिब। एक दिन मैंने अपने पति को चंदन से मिलने की बात करते सुना। चंदन मेरे भाई, अरे कहाँ है भाई? अरे नहीं यार चंदन, मैंने ट्राई किया था। अच्छा मिलते हैं ना कल ठीक 9 बजे। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं दोनों से बदला लूंगी। मेरे पति के पास एक इलीगल गन थी जो मैंने चुरा ली और उसका पीछा किया। मैं दोनों को साथ तो नहीं मार सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति को पहले मार डाला। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ मौसा। 15 दिन बाद मैंने उस चंदन को भी उसके किए की सजा दे दी साहब। करने की जगह तुमने पुलिस की मदद ली होती तो वो जिंदा सलाखों के पीछे होते, तुम यहां नहीं होती। शिवानी को चंदन के फ्रॉड्स में उसका साथ देने के लिए और उपासना को चंदन और मंजूनाथ के कत्ल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि कृष्णा ने पुलिस की मदद की थी, इसलिए कोर्ट ने उसे हथियार रखने के जुर्म में वार्निंग देकर छोड़ दिया है। चंदन ने जिन लड़कियों के साथ फ्रॉड किया था, उनमें से ज्यादातर अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके परिवार वाले समाज के डर से उन्हें वापस नहीं अपनाएंगे। ऐसे परिवारों द्वारा अपनी बेटियों को संरक्षण ना देने की वजह से लड़कियां इस जुर्म का शिकार हुई और उनमें से उपासना तो अपराधी भी बन गई। जरूरत है ऐसी मानसिकता को बदलने की, जरूरत है परिवार में आपसी रिश्तों को मजबूती देने की, ताकि अगर घर का कोई भी सदस्य मुश्किल में पड़ जाए तो हम उसका सहारा बन सकें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको।
जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।